जी, नमस्कार, राम राम। और सब ठीक हो? देखो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। जियोग्राफी जैसा कि लेक्चर आ चुका है। बाकी के भी आंसर नहीं है, पूरा इंडियन वर्ल्ड सब कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन अलग से ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा तुम्हारा माइंड डेवलप हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑलरेडी हम वर्ल्ड जियोग्राफी का हम इवोल्यूशन ये सब पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि स्टार का फॉर्मेशन और कैसे कैसे होता है। सुपरनोवा, नोवा, रेड जिएंट, ट्रॉन ड्रॉप, ये सब पढ़े। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग के जो सबसे पहले मैं वन बाय वन जिससे चीज़ें फॉर्मेशन हुआ ना वैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो नेबुला क्या होता है। नेबुला बेसिकली है क्या? ठीक है, ओके। नेबुला इज ए क्लाउड ऑफ गैस, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होती है एंड डस्ट इन ए स्पेस। ठीक है, नेबुला आर द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार, जहाँ से स्टार की बर्थ प्लेस स्टार्ट होती है। अभी जस्ट एक महीने का भी नहीं है। ठीक है चलो, एक गैसेस का एक बादल है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होती है। जैसे ही आपका नेबुला बन जाएगा, नेबुला के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, तो वो बनेगा 10-12 साल का। ये प्रोटोस्टार लुक्स लाइक ए स्टार बट इट्स कोर इज नॉट येट हॉट इनफ फॉर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए अभी इतना काफ़ी नहीं है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा गर्माहट हो इतनी आपको। अगर इसको न्यूक्लियर फ्यूजन चाहिए तो वहाँ पर दो एटम्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम है, इन दोनों का इतना तगड़ा इनका लिबरेशन होना चाहिए, इन दोनों की इतनी कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाए। ठीक है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन होगा तो जो तब होगा जब टेम्परेचर जो है बीच का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, a few million डिग्री सेल्सियस, that too hard to achieve and control। इसी वजह से कहते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, और जो आपका ये होता है ना एटम बम्स होते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे होते हैं, इनको रोक पाना बहुत मुश्किल है, ये रुकते नहीं। द ल्यूमिनस कम्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द हीटिंग। तो ये जो जब हीट होती है ना, आपको दिखता होगा बेसिकली जो स्टार में दिख रहा होता है, वो बेसिकली यही हीट होते हैं, वो चमक रहे होते हैं ना, वो यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाएगा। ये होता है प्रोटोस्टार। ठीक है, प्रोटोस्टार कब होगा? जब उसके अंदर एक प्रोटोस्टार जब न्यूक्लियर फ्यूजन अभी हुआ नहीं, तो ये बीच वाला पार्ट, यानी कि अभी वो बड़ा हुआ नहीं है, वो दिमाग लड़ा रहा है अपना, वो वाली चीज़ है। टी टोरी स्टार, टी टोरी स्टार या फिर टोरी स्टार, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ए वेरी यंग लाइटनिंग स्टार, मान के चलो 18 साल का हो चुका है। लाइटनिंग स्टार लेस देन 10 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि अभी से 10 मिलियन साल नहीं हुए। दैट स्टिल अंडर गोइंग ग्रेविटेशनल कंट्रक्शन। ठीक है, यानी कि एक 18 साल का लड़का है जो कि अभी इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि अपनी सलाह दे पाए, लेकिन हाँ इतना बड़ा तो है कि सलाह को ऑब्जर्व कर पाए और सही और गलत पहचान पाए। इसकी सलाह को ही मानेंगे नहीं, बट ठीक है। तो स्टिल अंडरगोइंग ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल कंट्रक्शन हो रहा है। इट रिप्रेजेंट्स एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन प्रोटोस्टार एंड लो मास मेन सीक्वेंस स्टार। ठीक है, ये किसका बीच का स्टेज है जहां पर प्रोटोस्टार बनता है प्लस मेन सीक्वेंस स्टार बनता है। मेन सीक्वेंस स्टार क्या होता है? सन होता है। ठीक है, ये भी एक अभी बिल्कुल बहुत अभी ये यंग एज में, हमारा जो सन क्या है वो बेसिकली 30-35 साल की एज में अच्छा खासा यंग है, कमाना वाना सीख चुका है, दूसरों को भी पालना सीख चुका है। तो दिस इज लाइक ओके। तो मेन सीक्वेंस स्टार क्या होता है? मेन सीक्वेंस स्टार दैट आर फ्यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स और फॉर्म हीलियम एटम्स इन दैट कोर्स। ठीक है, यानी कि फ्यूजन स्टार कौन सा होता है? जो हाइड्रोजन एटम्स है उनको खत्म कर रहा है और जो हीलियम हीलियम है उसको बना रहा है। ठीक है, फॉर्म कर रहा है अपने कोर के अंदर। द मोस्ट ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स, अबाउट 90% ऑफ देयर आर मेन सीक्वेंस स्टार। आर सन मेन सीक्वेंस स्टार है। ठीक है, यानी कि 35 साल का एक लड़का बिल्कुल जवान तंदुरुस्त, शादी ब्याह हो चुका है, सब कुछ हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, आज की डेट में वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है दूसरों को यानी कि पालने का काम। ठीक है, सब कुछ काम हो चुका है। अब हम उसको यानी कि अर्थ को भी पालना है, उसको शुक्र को भी पालना है, उसको शनि को भी पालना है, सब पे सारे काम करने हैं। चांद को भी रोशनी देनी है। ठीक है, चांद की खुद की तो कोई रोशनी है नहीं, तो चांद पे भी देंगे ताकि तू भी रात को चमक थोड़ा सा। तो यानी कि बच्चे को पढ़ाना भी है ताकि तू भी बाद में चमके। तो दिस इज मेन सीक्वेंस स्टार। Towards the end of its life, a star-like sun swells up into the red giant before losing its outer layer as planetary nebula, finally shrinking to become a white dwarf। ठीक है, ये क्या होगा? धीरे धीरे जब स्टार जो सन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रेड जिएंट में बदले। ये अपने आप को सुझा लेगा बिल्कुल, यानी कि इसकी धीरे धीरे लाइटनिंग खत्म हो जाएगी, सूखता जाएगा, एक बाद में रेड जिएंट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। आप कैसे होगा वो देख लेते हैं। रेड ड्वार्फ स्टार, देखो, द फेंटेस्ट लेस देन 1, यानी कि 1000 का 1 पार्ट द ब्राइटनेस ऑफ सन, बेसिकली ऐसा होता है रेड ड्वार्फ का। मेन सेकेंड सीक्वेंस स्टार्स आर कॉल्ड रेड ड्वार्फ, यानी कि जब उनकी
धीरे धीरे जब बुढ़ापा आने 50 साल की उम्र आ जाएगी तो रेड डॉर्फ बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो ल्यूमिनिसिटी दे आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। ठीक है, यानी कि इनकी विजिबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इनकी जो हीट है यानी कि जो सन के अंदर जो हीट है एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद वो दिखाई देगा नहीं नंगी आंखों से। अभी तो आप बिल्कुल आप बिना आप डायरेक्टली देख सकते हो, और धूप में खड़े होकर यार अब इजीली शाम को जब दूर है तब भी देख सकते हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप इसे नहीं देख पाओगे, उस टाइम पे आप भी नहीं होगे, देखो तो छोड़ो। दे आर क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू द सन एंड हैव ए सरफेस टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना होता फिर भी दिखाई नहीं दे रही। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स द रेड डॉर्फ मेक अप 3/4 ऑफ द स्टार्स इन द मिल्की वे। देख लो भाई साहब, 3/4 ऑफ स्टार, यानी कि जो रेड डॉर्फ स्टार है वो क्या करते हैं, कम से कम 3/4 जो स्टार थे वो बनाते हैं मिल्की वे के अंदर। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द सन इज अ रेड डॉर्फ। प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कभी भी आप खुली आंखों से नहीं देख सकते या फिर उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये एक रेड डॉर्फ है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसा होगा। जब सन की यानी कि जब वो बिल्कुल मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है प्रोटो स्टार के बाद में, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो ल्यूमिनोसिटी है एक टाइम पे तो कम थी, फिर दोबारा बढ़ेगी, फिर एक धीरे धीरे एक टाइम आएगा कम हो जाएगी। कम हो जाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो उसे उस टाइम पे उसे कहते हैं रेड डॉर्फ स्टार। यानी कि उस बंदे की उम्र 50 साल है, ना तो वो बूढ़ा है ना तो वो जवान, बीच का फर्क। ठीक है, चलो अब आ जाएगा रेड जीएंट। रेड जीएंट क्या होता है, रेड जीएंट हैव डायमीटर्स बिटवीन 10 to 100 टाइम्स दैट ऑफ सन। यानी कि सन का 10 सन से 10 या 100 गुना बड़ा हो सकता है। वेरी ब्राइट ऑल्सो दैट सरफेस टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द सन। यानी कि जो टेम्परेचर होगा ब्राइट होगा, अच्छा जो ये बहुत अच्छा खासा ब्राइट होगा, जो सरफेस होगा वो जो उसका जो टेम्परेचर होगा वो सन से कम होगा। रेड जीएंट फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन रन्स आउट द हाइड्रोजन फ्यूल। जब क्या होगा, रेड जीएंट कब बनेगा, जब एक स्टार के अंदर जो हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, देखो पहले आपके पास नेबुला था, नेबुला के अंदर क्या थे, हाइड्रोजन और हीलियम थे। ठीक है, ये धीरे धीरे फॉर्मेशन कर रहे थे। अब हाइड्रोजन और हीलियम ना जब प्रोटोस्टार पर जब ये एक एज पे आते हैं 14-15 साल, यानी कि नॉर्मल बता रहा हूँ एग्जाम्पल, प्रोटोस्टार बनेगा। प्रोटोस्टार में क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम आपस में लिबरेशन करेंगे एक टाइम के बाद, और बिल्कुल यानी कि इतनी हीट हो जाएगी कि बिल्कुल फट पड़ेंगे। उसके बाद जब ये फटेंगे तो इनमें इतनी ज्यादा लुमिनिसिटी आ जाएगी तो इनको बाद में कह दिया जाएगा मेन सीक्वेंस स्टार। तो जब ये मेन सीक्वेंस स्टार बन जाएगा तो मेन सीक्वेंस स्टार के बाद में भी उसका भी टाइम आएगा कि भैया तुम्हें डूबना है, तो ये बनेंगे रेड डॉर्फ। रेड डॉर्फ के बाद में जब इनकी लुमिनिसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मेन सीक्वेंस में क्या होता है, हाइड्रोजन खत्म हो रहा था, हीलियम बढ़ रहा था, तो हाइड्रोजन अब रेड जेन में खत्म हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो इट्स स्टिल फ्यूजेस हाइड्रोजन इनटू हीलियम एंड शेल्स सराउंडिंग हॉट डेंस डीजेनरेट हीलियम। अभी डीजेनरेट भी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला काम चलेगा। As the layer surrounding the core contains bigger volume of fusion of hydrogen to helium around the core, release far more energy, pushes much harder against gravity, expand the volume of the star। ठीक है, ये चलेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन का फ्यूजन है उसे बढ़ाते हुए हीलियम की तरफ में जाएगा। बेसिकली यहाँ देखो, लेयर सराउंडिंग द कोर कंटेन्स बिगर वॉल्यूम ऑफ द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वॉल्यूम बहुत है, हाइड्रोजन टू हीलियम अराउंड द कोर। ठीक है, उसके चारों तरफ वाला। Red GN are hot enough to turn the helium at their core into heavy elements like carbon। तो ये बेसिकली होता है जब हीलियम होगा तो उसके जो कोर में वो हीलियम ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका खत्म होता जाता है तो हीलियम ज्यादा होता है, तो बेसिकली एक अच्छा खासा एलिमेंट बनता है जिसे हम कार्बन कहते हैं। दिस इज हाउ एलिमेंट्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द अदर। ठीक है, but most of stars are not massive enough to create pressure heat necessary burn heavy elements fusion heat production। हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, हर कोई अपनी फैमिली से अच्छे से नहीं बहुत ज्यादा ग्रो कर पाता इसी तरीके से। तो सारे स्टार सारी चीजें कर लेंगे तो फिर सन की वैल्यू क्या रहती है। तो दिस इज डीजेनरेट मैटर। क्या होता है, फ्यूजन इन ए स्टार कोर प्रोड्यूस हीट एंड आउटवर्ड प्रेशर। ठीक है, जब एक स्टार के अंदर फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन हो जाने के बाद में वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और प्रेशर बढ़ाता है बाहर की तरफ। बट दिस प्रेशर कीप बैलेंस बाय द इनवर्ड पुश ऑफ ग्रेविटी जनरेट एज ए स्टार मास। ग्रेविटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास। बेसिकली क्या हो जाएगा कि बाहर की तरफ जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये क्या करता है, एक तरीके से बैलेंस बनाता है ताकि अंदर का बैलेंस और जो बाहर का बैलेंस है उस स्टार को बैलेंस बना रहे। तो इनवर्ट पुश ऑफ ग्रेविटी जनरेट कर, ग्रेविटी ताकि मेंटेन रहे। तो बेसिकली ग्रेविटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास। ठीक है, ताकि दोनों बैलेंस बना रहे।
व्हेन द हाइड्रोजन यूज्ड एज अ फ्यूल वैनिशेस, जब हाइड्रोजन यानी कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड फ्यूजन स्लो हो जाएगा, ग्रेविटी कॉज द स्टार टू कोलैप्स इनटू इटसेल्फ टू क्रिएट डीजेनरेट स्टार। ठीक है, जब हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होगा, स्लो हो जाएगा फ्यूजन उसका, ग्रेविटी क्या करेगी, ग्रेविटी क्या करेगी, धीरे धीरे एक स्टार को कोलैप्स कर देगी, उसकी ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो एंड में यानी कि रेड ड्वार्फ और रेड जीएन के बाद में डीजेनरेट मैटर बनेगा दोबारा से। Great densities, degenerate matters are only possible when the electrons are displaced from the regular shells, pushed closer to the nucleus, allowing atoms to take up the less space. The matter the state called degenerate. ठीक है, जब उसके अंदर आपका हाइड्रोजन आपका खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन फील्ड खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा, फ्यूजन स्लो होता जाएगा, ग्रेविटी आपको क्या करेगी, ग्रेविटी से कोलैप्स करने में मदद करेगी, देन उसके बाद डीजेनरेट मैटर बन जाएगा आपका। डीजेनरेट मैटर बनके धीरे धीरे बाद में वो दोबारा से एक सर्कल पे घूमेंगे, सर्कल घूमने के बाद में क्या बनेंगे, फिर दोबारा से नेबुला, फिर प्रोटोस्टार, ऐसे ही चक्कर कटता चलता चला जाएगा। ठीक है, चलो रेड सुपर जीएंट, अब आपका डीजेनरेट हो गया, रेड जीएंट हो गया, अब सुपर जीएंट हो गया। As the red giant star condenses, its heat up even further, burning the last of its hydrogen and causing the star's outer layer to expand outward. ठीक है, क्या होगा, यानी कि रेड जीएंट हो रहा है जहां पर अब वो ये मान के चलो कि रेड जीएंट के अंदर या डीजेनरेट मैटर में 1% भी अगर हाइड्रोजन बचा हुआ है तो उसको बहुत तेजी से खत्म करेगा, और जब उसको बहुत तेजी से खत्म करेगा तो स्टार की स्टार की जो आउटर लेयर है उसको बाहर की तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, at this stage the star becomes large red giant. A very large red giant is often called super giant. समझ में आ गया, तो ये सुपर जीएंट। प्लेनेटरी नेबुला क्या होता है, नेबुला हमने पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है, प्लेनेटरी नेबुला इज एन आउटर लेयर ऑफ गैस, आउटर लेयर ऑफ गैस। ठीक है, एंड thus no planets involved that are lost when the star changes from red giant to a white dwarf. अभी अगर हमने व्हाइट ड्वार्फ नहीं पढ़ा है, हमने रेड ड्वार्फ पढ़ा। ठीक है, ये कब बनता है, बेसिकली जब आपका रेड सुपर जीएंट बन चुका है, देन उसके बाद में अब जो मैटर बचा था उसके साथ में एंड बिल्कुल कॉर्नर पे यानी कि चक्कर में एक डस्ट और गैसेस की एक फॉर्म बन जाती है। जब ये गैसेस की फॉर्म है तो वो अब वो रेड जीएंट से क्या कर रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है व्हाइट ड्वार्फ में, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में चेंज होगा। एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम द सन विल स्वेल्व अप इनटू द रेड जीएंट, वो धीरे धीरे सन क्या हो जाएगा, सूज की एक तरीके से रेड जीएंट बनेगा, एक्सपेंडिंग आउट बायॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ वीनस, यानी कि जो उसकी जो ऑर्बिट है जो उससे बाहर निकलेगा, as it burns through its fuel, eventually collapse under the influence of gravity. ठीक है, तो ऑटो बाद में धीरे धीरे बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, द आउटर लेयर विल इजेक्टेड एज शेल गैस दैट विल लास्ट फ्यू टेंस ऑफ थाउजेंड, सो इग्नोर नथिंग, जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे। अब होता है व्हाइट ड्वार्फ, अब प्लैनेटरी नेबुला बन के अब बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। मैंने क्या बोला, रेड जीएंट से खत्म होते होते स्ट्रैटेजिक। ए व्हाइट ड्वार्फ इज वेरी स्मॉल हॉट स्टार लास्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार लाइक द सन, जब बिल्कुल सन बिल्कुल खत्म होने का आ जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ आर द रिमेन्स ऑफ द नॉर्मल स्टार whose nuclear energy supplies have been used up, यानी कि सब कुछ खत्म हो चुका है। White dwarf consists degenerate matter with very high density due to gravitational effects. One spoonful has mass of the several tons, यानी कि white dwarf consists degenerate matter, यानी कि वही सारी चीजें बिल्कुल खत्म होने की, यानी कि एंड वाला स्टेज आ चुका है जहाँ कुछ नहीं बचा, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यानी कि एक मशीन का तेल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे, कुछ नहीं बचा, तो बहुत यानी कि छोटा सा डीजेनरेट एक मैटर बचा हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप देखोगे तो, सॉरी अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस तरीके से होता है। देखो ये वाला ये जो सर्कल चल रहा है, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। सॉरी, ओके छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे पेज पे देख लेंगे। सेम वही चीज़ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी की इमेज है। अब देखो सुपरनोवा क्या होता है, देखो सुपरनोवा क्या है, ये सुपरनोवा इज एन एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ स्टार। ठीक है, देन ऑफ्टन रिजल्ट द स्टार ऑब्टेनिंग द ब्राइटनेस ऑफ 100 मिलियन सन्स ऑफ शॉर्ट टाइम। बेसिकली क्या है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो सुपरनोवा एक एक्सप्लोसिव डेथ, एक स्टार की एक एक्सप्लोसिव डेथ है। ठीक है, जब स्टार की जब डेथ होती है तो एक टाइम पे फटेगा ना डीजेनरेट मैटर, जो मैंने आपको रेड जीएंट सुपर जीएंट बताया, उसी तरीके से अब ये करेगा जो इसकी जो एंड ऑफ्टन रिजल्ट स्टार ऑब्टेनिंग द ब्राइटनेस ऑफ 100 मिलियन सन्स ऑफ शॉर्ट टाइम। ठीक है,
यानी कि जितनी सन की जो ब्राइटनेस है ना, जब वह फटेगा या फिर बिल्कुल एक्सप्लोज होगा, तो यानी कि 100 मिलियन से 100 मिलियन ज़्यादा सन की जो रोशनी है उससे ज़्यादा होगी। द एक्सट्रीमली लुमिनस बर्स्ट रेडिएशन एक्सपेल्स, रेडिएशन फैलती है। All of star metals at a great velocity, driving shock waves surrounding interstellar medium, ये सब कुछ चलेगा, रेडिएशन फैलेगी, शॉक वेव्स आएगी, तो इस तरीके से चलेगा। These shock waves trigger condensation, nebula paving the way of the birth of new star। सेम उसी तरीके से मैंने आपको बताया, एक सर्कल चलेगा, सेम तरीके से फिर दोबारा से नेबुला बनेगा और सारा काम चलेगा। सुपरनोवा कैन बी ट्रिगर इन वन ऑफ टू वेज। क्या है देखो, टाइप वन सुपरनोवा, ठीक है। Supernova क्या when occurs when there is a sudden of reignition of nuclear fusion surface of degenerate white dwarf in a binary system। Degenerate white dwarf may be accumulate sufficient। तो इस तरीके से चलेगा। देखो एक तरीके से रेडियस, ये सन है, अब ये धीरे 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 इसे अपनी तरफ खींचेगा, जब ये एक्सपेंड होगा तो इतनी तगड़ी रोशनी आएगी एक तरीके से। तो जब ये बिल्कुल सुपरनोवा कब बनेगा, जब देखो अब ये वाला दिखता है सेकंड वाला, तो आपको सेकंड में दिख जाएगा कि किस तरीके से, यानी कितना तगड़ा एक्सप्लोसिव होता है। तो उसी का एक फॉर्मेशन बता रखा है। अब इन दोनों में फर्क देख लो। नोवा में क्या होता है, सिस्टम कैन शाइन अप ए मिलियन टाइम्स ब्राइटर देन नॉर्मल, ठीक है। यहाँ सुपरनोवा, एक सुपरनोवा इज वायलेंट स्टेलर एक्सप्लोजन दैट कैन शाइन एज ब्राइटली एज एंटायर गैलेक्सी ऑफ बिलियंस ऑफ नॉर्मल स्टार्स, यानी कि कितने लाखों करोड़ों गुना ज्यादा। As long as the continues to take gas from its companion star, white dwarf can produce nova outbursts regularly। ये नॉर्मल है। If enough gas piles up the surface of the white dwarf, a runaway thermonuclear explosion blast the star to bites। बेसिकली एक बड़ा एक्सप्लोजन और बाकी सारी चीजें इससे ज्यादा का एक वॉल्यूम लेके चलेगा, अपने आप ही गैसों की, यानी कि ये पर क्या होता है, अपने आप से गैसें बनाता है, लेकिन ये सबकी गैसें खींचता है सुपरनोवा, ठीक है। चलो टाइप टू सुपरनोवा क्या होता है। टाइप टू सुपरनोवा इज अकेयर्स व्हेन ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ द कोर। जब कोर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खत्म हो जाएगा, तो सुपरनोवा ऑटोमेटिकली बनेगा। किसी मैसिव स्टार का, बेसिकली फॉरन मान के चलो, मैं सन ही ले लेता हूँ। सन एक मैसिव स्टार है। मैसिव स्टार होने की वजह से जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होगा, किस स्टेज पे आके, रेड सुपर जीएंट पे आके, जब इसका ग्रेविटेशन खत्म होगा, तो ग्रेविटेशन खत्म होने के टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सुपर सेकंड टाइप का सुपरनोवा बनेगा, जिससे हम सुपरनोवा ऑफ रेड जीएंट, रेड सुपर जीएंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके। तो अब देखो जरूरी पॉइंट्स क्या है। When a star core runs out of hydrogen, हाइड्रोजन खत्म होने वाला हो, स्टार बिगिंस डाई आउट, पता है ना। द डाइंग स्टार एक्सपेंड इनटू अ रेड जीएंट में बनेगा, एंड दिस हाउ बिगिंस द मैन्युफैक्चर कार्बन ऑफ यूजिंग हीलियम एटम्स। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। More massive star bringing further series of nuclear burning, the elements formed in these states, oxygen and iron, ये सब कुछ बनना चालू होगा। During the supernova, the star release very large amount of energy, as well as the neutrons, which allow elements heavier than iron, such as uranium, gold। जब सुपरनोवा बनने की कारण आता है, तो इस तरीके से ये बनना चालू होता है। In the supernova explosion, all these elements are expelled out into space, new stars are burned out of this matter, recycling matter in universe। इस तरीके से चलेगा। अब ब्लैक ड्वार्फ क्या होगा। लास्ट स्टेज ऑफ स्टेलर इवोल्यूशन is a black dwarf. A black dwarf is a white dwarf that has sufficient cooled that is no longer emits significant heat or light। तो यानी कि जब उसकी जो लाइटनिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वही वाला काम है एक तरीके से। व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ क्या है, व्हाइट ड्वार्फ है, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। Because the time required the white dwarf to reach this state calculated to longer than the current age of universe, 13.8 billion years ago, no black dwarf are expected to exist in the universe yet। तो ऐसा सोचा नहीं जाता कि ऐसा कुछ होगा, बट ठीक है। अब ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है। ब्राउन ड्वार्फ क्या है, ऑब्जेक्ट टू लार्ज टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स एंड टू स्मॉल टू बी स्टार्स। यानी कि इनको ना तो हम इनको प्लैनेट कह सकते हैं, ना ही हम इनको स्टार कह सकते हैं। They are formed same way that star do, from a collapsing cloud and gas dust। However, as the cloud collapse, the core is not dense enough to trigger nuclear fusion। तो इनके पास न्यूक्लियर फ्यूजन होता नहीं है, बट हाँ ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं किसके ना, जो कि इनको टोटली ये नहीं कहा सकता कि ये प्लैनेट के पार्ट है या फिर स्टार के पार्ट है। इनको कहते हैं ब्राउन ड्वार्फ, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं। These stars are composed mainly of neutrons and are reproduced after a supernova forcing the protons electrons to combine produce a neutron star। जब सुपरनोवा होता है, तो सुपरनोवा के टाइम पे मैंने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट्स निकलते हैं, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं सुपरनोवा के, रेड जीएंट सुपर टाइम के टाइम पे। तो रेड जीएंट क्या है, पार्ट ऑफ सुपरनोवा, ये एक तरीके का।
तो उसी तरीके से तो उस टाइम पे बेसिकली ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार आर वेरी डेंस, मास ऑफ 3 टाइम्स द सन, कैन बी फिट इन द स्फीयर ऑफ जस्ट 20 किलोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। if it is mass if its mass is any greater, its gravity will so strong that will shrink further to become black hole, ठीक है। ये वाला पढ़ लो, ये वाला जरूरी है। मास जो इसका डेंस होता है, मास ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द सन, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ कैन बी सन कैन सॉरी मास ऑफ 3 टाइम्स द सन कैन बी फिट इन स्फीयर ऑफ जस्ट 20 किलोमीटर, यानी कि जो सन है वो इसके सिर्फ 20 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर ही फिट हो सकता है, इतना तगड़ा रेंज होता है, ठीक है। इफ इट्स मास इज एनी ग्रेटर, इट्स ग्रेविटी विल बी सो स्ट्रॉन्ग, यानी इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, इसका मास बहुत ज़्यादा है, ग्रेट है, बहुत ज़्यादा है, तो इट विल श्रिंक फर्दर टू बिकम ब्लैक होल। एक टाइम के बाद ये न्यूट्रॉन स्टार ही ब्लैक होल बन जाएगा जब ये श्रिंक होगा। अब ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल आर बिलीव टू बी फॉर्म ऑफ मैसिव स्टार, ऑब्वियसली बात है, ये हमको पता है कि एक तरीके का क्या है, एक स्टार से बना हुआ है सारी चीज़ें। ब्लैक होल क्या है? एक मैसिव स्टार से बना हुआ है, क्योंकि हमारे पीछे पढ़ रहे हैं कि, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, जब इसका लाइफ जब एक स्टार का जब बिल्कुल लाइफ खत्म हो जाती है तो उसके बाद में एक ब्लैक होल बनता है। द ग्रेविटेशनल पुल इन ब्लैक होल इज सो ग्रेट दैट नथिंग कैन बी एस्केप फ्रॉम इट, नॉट इवन लाइट, यानी कि ब्लैक होल से कुछ भी नहीं छुप सकता, ठीक है, इतनी तगड़ी ग्रेविटी है इसकी। द डेंसिटी ऑफ मैटर इन अ ब्लैक होल कैन नॉट बी मेजर, इनफाइनाइट है, जिसे हम आप मेजर कर ही नहीं सकते हो। ब्लैक होल डिस्टॉर्ट द स्पेस अराउंड दैम, कैन सक निक बोरिंग मैटर इनटू दैम इंक्लूडिंग स्टार, यानी कि किसी को भी अपने, यानी कि अपने अंदर ले सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना है, यानी कि ब्लैक होल के अंदर कोई भी खो जाए, एक पूरा ब्रह्मांड हो सकता है ब्लैक होल के अंदर। ग्रेविटेशनल lensing, light around a massive object such as black hole is bent causing to act length of the things is behind, कोई नहीं बेकार की चीज़ है, सिर्फ ब्लैक होल का मतलब समझ लो। द ब्लैक होल डिस्ट्रॉय टू स्पेस अराउंड दैम, यानी कि ब्लैक, यानी कि स्पेस को बिल्कुल छुपा सकता है। कैन सक निक बोरिंग मैटर इनटू दैम इंक्लूडिंग स्टार्स, यानी किसी को भी खा सकता है ब्लैक होल अपने आसपास की चीज़ों को और पता भी नहीं चलेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर पृथ्वी थी भी या नहीं। अब एक तरीके से देख लो, प्रोटो स्टार कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया, फ्यूटस में यानी कि पेट में, देन इन्फेंसी थ्रू अडल्टहुड, यानी कि इस तरीके से फ्यूजन होगा, मेन सीक्वेंस बनेगा, यानी कि सूरज के टाइम पे इस तरीके से बनेगा, फ्यूजन होता रहेगा, तो एक तरीके से अच्छा खासा होगा। जब रेड सुपर जेंट, जब मैंने आपको बताया कि 50 साल की उम्र के बाद में रेड जेंट या सुपर जेंट मिडल एज आ जाएगी, जब ओल्ड एज आ जाएगी तो वाइट डॉर्फ ब्लैक होल बन जाएगा इस तरीके से, यानी कि ये किसी को बेवकूफ़ भी बना दे तो किसी को पता ना चले बेवकूफ़ बन जाए, तो इस तरीके वाली एज है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो कब बनेगा ब्लैक ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ, और प्रोटो स्टार या फिर नोवा कब बनेगा, तो इस तरीके से चलेगा। तो गैलेक्सी देख लो, अब गैलेक्सी भी इसी तरीके से फॉर्म होती है। गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार, ये हमको पता है। टुगेदर विद गैस और डस्ट, ये हमको पता है। हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, हमको पता है। मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स, हमें पता है। स्मॉलेस्ट गैलेक्सी कंटेन्स 1 lakh स्टार, while the largest contains a 3000 billion star, ठीक है, 100 basically 3000। From the billions of galaxies, two basic types of have been identified, रेगुलर गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज, यानी कि हमारे पास बहुत सारी करोड़ों गैलेक्सीज हैं, अरबों गैलेक्सीज हैं, लेकिन हमने उसमें से दो हमने आइडेंटिफाई किए, एक होती है इरेगुलर और एक होती है रेगुलर। इसके अलावा भी हमारे पास इस तरीके से देख लो 3 गैलेक्सीज हैं जिसमें हम अब जिसकी बात करें, एक होती है देखो इलिप्टिकल, एक होती है इरेगुलर, एक होती है स्पाइरल, ठीक है। तो स्पाइरल गैलेक्सीज क्या होती है? बेसिकली मिल्की वे इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क शेप, जिसकी डिस्क टाइप की शेप होगी, सीडी टाइप की गैलेक्सी, विच हैज ग्रेटर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार नियर इट्स सेंटर, यानी कि इसके सेंटर के पास स्टार का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड स्टार्स, यानी कि बहुत पुराने पुराने स्टार हो गए, सेंटर एंड द यंगेस्ट स्टार लोकेटेड इन द आर्म, ठीक है। Spiral galaxies are well supplied with the interstellar gas, new bright young star from smaller and less bright, तो ये सारी चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। ये है हमारा स्पायरल, यानी कि हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे स्पायरल है। इलिप्टिकल स्टार डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, आपको कहीं भी इधर उधर पाए जाएंगे, लेकिन एक जगह पे, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ देयर मेंबर्स स्टार वेरी ओल्ड, नो न्यू स्टार फॉर्मेशन इन दैम, कोई नए स्टार का फॉर्मेशन नहीं होगा, ज़्यादातर ओल्ड ही पाए जाएंगे, एक तरीके से जापान कह लो, यानी कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड ज़्यादा है, यानी कि नई यंग लोगों की कम है। द ब्राइटेस्ट गैलेक्सी इन इज द यूनिवर्स, ठीक है, ब्राइटेस्ट गैलेक्सीज यहीं पर पाई जाएंगी।
इलिप्टिकल। इरेगुलर क्या होती है, अपने रेगुलर इरेगुलर पढ़ना था। इरेगुलर गैलेक्सी कंप्राइज अबाउट 1/10 ऑफ द गैलेक्सीज, यानी कि पार्ट ऑफ, यानी कि 1/10, यानी कि 10 का एक पार्ट बस। द स्टार ऑफ द इरेगुलर गैलेक्सीज आर जनरली वेरी ओल्ड, ठीक है, इरेगुलर गैलेक्सीज भी ओल्ड होती हैं। 1/10 पार्ट है यानी कि गैलेक्सीज का, तो ये है इरेगुलर। आर गैलेक्सी मिल्की वे क्या है, मिल्की वे हमें पता है बेसिकली डायमीटर कितना है, 1.5 लाख से 2 लाख लाइट ईयर्स, ये हमें पता है। द न्यूक्लियस थिकनेस कितनी है इसकी, 10,000 लाइट ईयर्स, वेयर द डिस्क 500 2000 लाइट ईयर्स थिक, ठीक है, ये हमें पता है बेसिकली। इट एस्टिमेट कंटेन्स 100 to 400 बिलियन स्टार्स, ये इसके बारे में नहीं पता है तो इसे पढ़ लो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें तो ऐसी होती है जब मुझे पढ़ाते हुए आपके साथ समझ में आता है कि हाँ ऐसा भी है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था यार ऐसा, तो काफ़ी चीज़ें हमें नहीं पता चलती हैं साथ साथ। द इनर स्टार ट्रेवल फास्टर देन दोज फर्दर आउट, तो जो इनर स्टार होते हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ना चालू करते हैं। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड ओरियन ऑन लाइट, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। सन कंप्लीट्स 1 लैप ऑफ गैलेक्सी इन 220 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि गैलेक्सी का एक चक्कर कितना टाइम में लगा लेता है। सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड मिल्की वे विद अ स्पीड ऑफ 285 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको याद करो, ये जरूरी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी स्पायरल टू अस, बीइंग 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। एंड्रोमेडा, इसका नाम सुना है, अभी हमने प्रॉक्सिमा सेंचुरी सुना था, वो भी एक स्टार है, वो कौन सा स्टार है ये भी बताना मुझे, ठीक है, पढ़ा तो दिया ही पीछे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, ये नियर है बिल्कुल भी हमारी गैलेक्सी में। क्वेश्चन यार पढ़ लो, सब कुछ तो हो गया, क्वेश्चन भी पढ़ लो जरा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस बिलो करेक्टली डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ सन फ्रॉम यंग टू ओल्ड। अब आपको पता है कि कैसे कैसे बनेगा, प्रोटोजिएंट बनेगा, क्या प्रोटोस्टार बनेगा, फिर मेन सीक्वेंस बनेगा, फिर रेड जीएंट, फिर व्हाइट डॉर्फ, तो इस तरीके से, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। ये प्लानिटरी नेबुला क्या है, क्या है नेबुला, ए शेल ऑफ गैस इजेक्टेड फ्रॉम स्टार लेट इन इट्स लाइफ, ठीक है। नेबुला, प्लानिटरी नेबुला क्या है ये हम बता चुके हैं, तो इसको भी पढ़ लो। Stars like Sun probably do not form iron cores during the evolution because किसलिए, their cores never get hot enough to them to make iron nucleosynthesis, ठीक है, आंसर इज बी, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। A star like the sun evolves into a red giant its core, क्या होगा, आंसर इज बी, कॉन्ट्रैक्ट एंड हीट्स। एक स्टार लाइक द सन इवॉल्व इनटू ए रेड जेंट कब बनेगा, जब कंट्रैक्ट होगा और हीट बनेगी। एक्सपेंड और कूल नहीं हो सकता, एक्सपेंड और हीट नहीं हो सकता, टर्न्स इनटू आयरन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हीट बनेगी, हीट के साथ साथ धीरे धीरे ऐसे चलेगा। रेड जेंट स्टेज द स्टार एक्सपेंड ड्यू टू हीट जनरेट आउटसाइड द कोर वेयर द कोर कंट्रैक्ट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में देखो इतना ही, दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ आएंगे, होप आपको वो लेक्चर कहीं अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं देखो वीडियो में ना फंबल होता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। दोबारा से मैं क्वेश्चन ऐड लेके आऊँगा, दोबारा से समझेंगे क्वेश्चन ऐड को क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इतना क्वेश्चन आज के लिए बहुत है, इसके लिए इस तरीके से पढ़ते रहो, होप आपको एक फॉर्मेशन समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ बताना, देखेंगे आराम से दोबारा आपके जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में बता रहे हैं। थैंक यू।